दिमाग लगाना पड़ेगा, मतलब कमेंट में लिखने से पहले कि सॉरी तो बहुत टफ है, दिमाग लगाना कि हाँ है, साइंस टफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। साइंस वाले स्टूडेंट्स को ज्यादा पढ़ना पड़ता है, इसीलिए ज्यादा पढ़ना पड़ता है। समझ रहे हो इस बात को? और फिर उसके बाद भी मैं ये नहीं कह रहा कि है ना डिप्रेस हो जाना है कि यार नहीं यार होगा ही नहीं। खेलना कूदना है, पढ़ना भी है, सब कुछ करना है। ये गारंटी मेरी है कि यार अपन समझेंगे, ठीक है, पॉइंट को उतर करके समझेंगे, अंदर क्या बोल रहा है अपन समझ पाएंगे, ऐसे पढ़ेंगे तो समझ में आ रही है आपको? हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, क्या हाल चाल है भाई? मैं राहुल सचवानी फिर से सभी का स्वागत कर रहा हूँ। भाई बार बार नाम इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि बच्चे कुछ भी पूछ लेते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं कहते हैं सर आपके चैनल का नाम क्या है, तो मैं कहा जब यार चैनल का नाम नहीं देख करके आए तो फिर मेरा भी नहीं देख करके आए होंगे तो मैं इसलिए बता देता हूँ। खैर चलो आज आगे बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक में। अब टॉपिक ना थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इंटरेस्टिंग होता जाएगा, मजा आता जाएगा अपने को इस ठोस अवस्था वाले चैप्टर को आगे बढ़ाने में, अच्छे होमवर्क क्वेश्चंस देने में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो आज शुरू करते हैं, बाकी बातें करेंगे लेक्चर के बीच में। तो अपना ये है आज लेक्चर नंबर 4, थोड़ा सा आज गहरा लेक्चर होने वाला, सुनना ध्यान से, पूरा ध्यान इधर, सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली बात हो जाएगी। ये चीजें जो मैं आपको बताऊंगा आज, यार ये बहुत आसान लगती है कि अरे ये तो क्या है सर, ये तो बच्चों वाली चीज है, लेकिन इसको महसूस करना थोड़ा मुश्किल है और मैं पूरी कोशिश करने वाला हूं आपको महसूस करवाने की और टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस खड़े करके उनके आंसर्स देने की भी। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं यार, पिछली क्लास में अपन क्या पढ़ चुके हैं। तो पिछली क्लास में अपन क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण कर चुके हैं। छोटा सा टॉपिक था, मैंने आपको बताया था, है ना। उसमें अपन ने आणविक जो है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स देखे थे, या उसके अलावा हमने आयनिक देखे थे, आयनिक सॉलिड्स देखे थे, आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स देखे थे। अगर प्रिसाइज बात करें तो क्रिस्टलीय ठोसों के 4 अपन ने प्रकार वहां पे देखे थे। फिर उसके बाद आज की इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं, क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका को समझेंगे अपन। क्या होता है, छोटा सा टॉपिक है, कोई एग्जाम में ऐसे बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन समझना जरूरी है क्योंकि अगला टॉपिक फिर इस पर बेस्ड है ना। एक एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, और इसके बीच में एक और चीज आएगी, ये एकक कोष्ठिका के प्रकार कितने दे रखे हैं अपन को, तो वो चीज आज अपन को करनी है। यहाँ पे आ जाओ, देखो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल रखी है क्रिस्टलीय जालक और एकक कोष्ठिका, क्रिस्टलीय जालक और एकक कोष्ठिका। तो सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं, एक सीक्वेंस समझो, हमें करना क्या है इस लेक्चर में। तो हमें समझना है क्रिस्टल क्या है, क्रिस्टल बना हुआ कैसे है, हमें यह समझना है। तो अभी हम क्रिस्टल की परिभाषा बोल ही नहीं रहे, तो हम क्या करेंगे, जैसे हम समझते हैं कि यार इंसान कैसे बना हुआ है, कोई भी चीज द्रव्य कैसे बना हुआ है, तो हम कहते हैं साहब परमाणु से। फिर परमाणु के अंदर का पहले जाके चेक करते हैं कि भाई प्रोटॉन बीच में पड़ा है ना, न्यूट्रॉन भी बीच में पड़ा, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है, ऐसे समझते हैं। तो अभी अपन यही समझने वाले हैं कि क्रिस्टल में जो बाकी जो छोटी छोटी चीजें ना वो क्या है, फिर वो समझ में आ जाएंगी तो समझ में आ जाएगा कि क्रिस्टल क्या है। तो सबसे पहली जो एक छोटी सी डेफिनेशन में लिख रहा हूं वो है क्रिस्टल जालक की परिभाषा। तो लिखो देखो मेरे साथ में फटाफट से। अब इस क्रिस्टलीय जालक को एक और नाम है इसका आकाशीय जालक, ठीक है। अंग्रेजी में भी इसके नाम बता देता हूं मैं तुम लोग को। इंग्लिश में इसको अपन बोलते हैं यहाँ पे स्पेस लेटिस बोलते हैं इसको। अच्छा, वो आकाशीय जालक के लिए तो क्या हो गया, स्पेस लेटिस हो गया। और ये वाला जो था हमारे पास में क्रिस्टल जालक, इसके लिए हमारे पास में क्रिस्टल लेटिस हो गया। अच्छा, ये चीज क्यों बताई मैंने, बहुत सिंपल है। ये जो शब्द है ना यहाँ पे लेटिस, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे लेटिस, या ये जो जालक शब्द है ये एक ही बात है। इसका मतलब होता है रेगुलर अरेंजमेंट, बस और कुछ है ही नहीं। बस एक शब्द ध्यान रख लोगे काम हो जाएगा, परिभाषा बना लेंगे अपन। तो क्या है ये, रेगुलर अरेंजमेंट, ठीक है। तो देखो समझो, काहे का रेगुलर अरेंजमेंट, हिंदी में बोले तो नियमित व्यवस्था। तो हम बोल रहे हैं कि यार कोई क्रिस्टल है, उसके कण है, हमने पढ़ा है, उसमें आयन हो सकता है, या उसमें हो सकता है परमाणु हो, उसमें हो सकता है अणु हो, तो उसके संघटक कण है, मतलब वो किसी से बना हुआ है। तो हम कह रहे हैं कि किसी क्रिस्टल के जो संघटक अवयव है ना, त्रिविम में, इस आकाश में, इस संसार में, इस दुनिया में, उनकी नियमित व्यवस्था है ना, वही क्या है हमारे पास में क्रिस्टल जालक है। लिखना पड़ेगा भाई, तुम भी लिखो फटाफट कॉपी में मेरे साथ साथ में। तो हम ऐसे लिख सकते हैं त्रिविम में। अच्छा, त्रिविम का क्या मतलब होता है, जिसकी 3 विमाओं, फिजिक्स में पढ़ चुके होगे तुम लोग, 11th में पढ़ चुके होगे विमाएं निकालना। 3D की बात चल रही है, ऐसे एकदम
गहराई, लंबाई, ऊंचाई, नीचाई सब होनी चाहिए। तो 3D में किसी क्रिस्टल के संघटक अवयवों की निश्चित व्यवस्था, रेगुलर अरेंजमेंट, को ही क्या बोलते हैं? बोलो। क्रिस्टलीय जालक बोलते हैं या आकाशीय जालक बोलते हैं। अब भी तुम बोलोगे सर देखो फालतू बातें मत करो, समझ में नहीं आ रहा है। देखो रुको रुको भाई, ऐसे मैं ऐसे नहीं कह रहा कि ये याद करो, अभी समझा रहा हूं, 2 मिनट दो। पहले एक डेफिनेशन और समझते हैं अपन, और फिर उसके बाद इसको भी अपन समझेंगे। ये जो डेफिनेशन अब मैं आपको बता रहा हूं ना, इसके बारे में एक खास बात ये है कि यार इसको ना काफी बार हम मिस कर देते हैं। क्यों मिस कर देते हैं? क्योंकि ये नई वाली एनसीईआरटी में, देखो एनसीईआरटी की जो किताब है जिसमें से हम पढ़ रहे हैं, बड़ी कमाल की किताब होती है। और इसमें क्या होता है, साल 2 साल में, साल 2 साल में, 3 साल में इसमें करेक्शंस होते रहते हैं। कुछ कुछ छोटा टुकड़ा ऐड होता है, कुछ कटता है, कुछ ऐड होता है, जुड़ता टूटता रहता है। हालांकि साइंस में इतना ज्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन होता रहता है। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है ना, पुरानी वाली एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे तो ये जो टॉपिक मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये क्या है? बेसिस, या इसको हम लोग बोलते हैं मोटिव या मोटिव। ये परिभाषा नहीं दे रखी है पुरानी वाली एनसीईआरटीज में। मेरे पास शायद 2020 या 21 वाला संस्करण है, तो उसमें है ये। पुरानी एनसीईआरटीज में नहीं है, इंग्लिश वाली में भी नहीं है, हिंदी वाली में भी नहीं है। इवन पुराने स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि ये चीज है भी क्या बुक में। तो है, नई बुक में है, ध्यान देना आप लोग। तो बेसिस या मोटिव क्या है, ये परिभाषा से अपन लिखते हैं, फिर इन दोनों चीजों को अपन साथ में समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या है, देखो यहां पर, वह संरचना इकाई जिसको आकाशीय जालक या क्रिस्टल जालक, जो बोलना बोल लो, बिंदुओं पर रखने से पैटर्न की प्राप्ति होती है। बिंदुओं पर अच्छा, अब क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। पहले समझते हैं, फिर वापस एक बार परिभाषा देखेंगे, अपन को समझ में आ जाएगी। तो देखो यहां पे ना, बुक में आप नोटिस करोगे हमें ऐसे समझा रखा है ये चीज। बुक में हमें कहा है कि यार मान लेते हैं कि ना हमारे पास में एक फर्श है, ऐसे जमीन पे, अपने घर में सबके होता ही है, उसमें टाइल्स लगी हुई हैं खूब सारी, मैं आपके लिए ले आया, और उन टाइल्स के बीच में हम क्या करते हैं, एक ऐसा बिंदु बना देते हैं। आई होप आप सबको ये दिख रहा होगा। मैं यहाँ पे एक पीले रंग का इन सारी टाइल्स के बीच में क्या कर रहा हूं, एक बिंदु बना रहा हूं। अब समझने की कोशिश करना, ये आकाश में ही हो रहा है सारा काम, आकाश में 3D में ही हो रहा है ना, है ना। तो इसमें मैंने ये बिंदु बना दिए, ये बिंदु गायब हो रहे हैं, बताओ क्या करें इसको। तो ये सारे जो बिंदु हैं, निश्चित बिंदु है ना आकाश में, मान लेते हैं कोई क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल ही ऐसा मान लो, उसके आकाश में निश्चित बिंदु अपन ने बना दिए। तो इनका जो समूह है पूरा का पूरा, है ना, निश्चित व्यवस्था है जो पूरी की पूरी बिंदुओं की, पूरा का पूरा लैटिस है ना, रेगुलर अरेंजमेंट है एकदम बरोबर बरोबर। तो इन बिंदुओं की इस व्यवस्था को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आकाशीय जालक। समझना, ध्यान समझना, ये बिंदु 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 बना दिए एकदम जमा के, मस्त मक्खन, एकदम रेगुलर व्यवस्था हमको मिल गई टाइल्स के बीच में बनाने से। अब ध्यान से देखना, अगर मैं टाइल्स को हटा दूं तो ये एकदम प्रॉपर ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट है ना, तो इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जालक बोलते हैं या लैटिस बोलते हैं इस चीज को। ठीक है, जालक बोलते हैं, या फिर इस चीज को अंग्रेजी में हम लैटिस बोलेंगे। यही परिभाषा है। अब आप देखो, वापस पढ़ो। त्रिविम में किसी क्रिस्टल के संघटक अवयवों की, तो हम कह रहे हैं कि 3D में कोई संघटक अवयव है, उसके परमाणु परमाणु परमाणु, तो उन परमाणुओं को दिखाने के लिए हमने बिंदु 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 बना दी। तो इनकी जो नियमित व्यवस्था है, यही क्या कहला रही है, जालक कहला रही है।
अब क्या है, दूसरी परिभाषा क्या थी हमारे पास में, बेसिस या मोटिव की थी। तो यार बेसिस या मोटिव क्या है समझने की कोशिश करना। कह रहा है ये बिंदु एक जगह को दिखा रहे हैं, इस जगह में, इस हवा में एक जगह दिखा रहे हैं, उस पे ले जाके अगर हमने कुछ रख दिया और वो चीज बार बार रखते जा रहे हैं तो बड़ा एकदम पैटर्न मिल रहा है, वही क्या है हमारे पास में बेसिस या मोटिव है, वो संरचना। मतलब हमने क्या किया, हर एक बिंदु पर ला करके एक ईंट रख दी। देखो ध्यान से समझो, ये हमने हर एक बिंदु पर ला करके एक टाइल रख दी, ईंट बोलो टाइल बोलो एक ही बात है। तो ये रखते गए तो हमें क्या मिल गया, एक पूरा का पूरा पैटर्न प्राप्त हो गया। तो हम कह रहे हैं ये जो चीज हमने रखी ना, ये जो एक संरचना हमने यहां पे, एक टाइल हमने यहां पे जो रखी है, यही क्या है हमारे पास में बेसिस या मोटिव। क्या बोलेंगे, बोलो, इसको बोलेंगे बेसिस या मोटिव। अब ये बेसिस या मोटिव को रखते जाएंगे तो हमें पूरी की पूरी संरचना मिल जाएगी। अच्छा, ये जो बेसिस या मोटिव है ना, यही हमारे पास में हो सकता है परमाणु हो, है ना, यही हो सकता है हमारे पास में आयन हो, यही हो सकता है हमारे पास में अणु हो। ये समझने के लिए हमने एक एग्जांपल यहां पर ड्रॉ कर लिया। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो अब इसके बाद एक चीज समझनी है अपन को यहां पे, वो क्या है, वो चीज है हमारे पास में एकक कोष्ठिका। या इसको हम लोग बोलेंगे यूनिट सेल। तो ध्यान से समझो सब जने, एकक कोष्ठिका, या इसको हम लोग बोलेंगे यूनिट सेल। तो हम कह रहे हैं यार देखो क्या होता है, कोई ना यूनिट जरूर होती है। अगर हम कुछ भी बना रहे, जैसे एक दीवार भी अगर हम खड़ी कर रहे हैं, ये बहुत सिंपल बहुत कॉमन एग्जांपल है, तो उसमें हम क्या रखते हैं, ईंट के ऊपर ईंट रख के पूरी दीवार खड़ी कर देते हैं। तो उस दीवार की इकाई जो है, यूनिट जो है, वो क्या है, एक ईंट है। तो वैसे ही हमारे पास में जो पूरा का पूरा क्रिस्टल है, उसकी इकाई क्या है, वो उसको हम लोग बोल रहे हैं एकक कोष्ठिका या यूनिट सेल। एक कोठरी छोटी सी कमरा, उसको हम लोग कह रहे हैं एकक कोष्ठिका या यूनिट सेल। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी हमारे पास में, तो हम ऐसे बोलेंगे भाई, बोलेंगे हम लोग दिक् स्थान। अच्छा, ये शब्द तंग करता होगा आप लोगों को बड़ा, तो ये दिक् स्थान होता है असल में स्पेस के लिए हम लोग शब्द काम में लेते हैं, ये जो स्पेस है, ये जो जगह है, इसके लिए। तो हम कह रहे हैं दिक् स्थान में वह छोटी से छोटी इकाई जिसको त्रिविम में बार बार दोहराने पर हमें क्या प्राप्त हो जाए, हमें क्रिस्टल प्राप्त हो। समझे क्या, तो हम कह रहे हैं वो छोटी से छोटी इकाई जिसको बार बार हम रिपीट करते जाएं तो हमको क्या मिल जाए, पूरा का पूरा क्रिस्टल मिल जाए। जैसे मैं इस डायग्राम के लिए कह रहा हूं कि यहां पे अब मैं पता है किसको बोलूंगा मेरा क्रिस्टल, ये थोड़ा सा विजुअलाइज करने और समझने वाली बात है। क्या बोलेंगे अपन, अब मैं बोलूंगा कि यार ये जो पॉइंट्स है ना, जो मेरे जालक बिंदु हैं, जालक के जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को मैं जोड़ लेता हूं तो मेरे पास एक छोटी से छोटी संरचना मिल जाएगी, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स एक निश्चित व्यवस्था में, तो इनको जो रेखाएं जोड़ रही हैं वो आपस में एक संरचना बनाएंगी, है ना। तो ये संरचना बनी, जैसे ये एक छोटी सी मेरे पास संरचना बनी, तो ये संरचना अगर मैं क्या करूं, इस टुकड़े को वापस यहां रखूं, 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 तो ये टुकड़ा जो है ना छोटा सा, यही क्या है मेरे पास में एकक कोष्ठिका है, यूनिट सेल है, क्योंकि इसको बार बार रखने से ही मेरे को ये पूरा का पूरा ढांचा, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मिल जाता है। समझे क्या आप मेरी बात, बहुत सिंपल सी बात है, कुछ भी अपन ने भारी बात तो अभी तक की ही नहीं है। तो एकक कोष्ठिका अपन ने यहां पर ऐसे बनाई। अब एकक कोष्ठिका को अगर अपन सरल से बना करके देखना चाहें, जैसे कि बुक में हमें बना करके दिखा रखा है, आपको अगर बनाना हो तो आप कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे, जैसे एक पॉइंट बनाया, एक और बनाया,
तो ये मान लो मैंने एक क्या बना दिया, एक क्रिस्टलीय जालक बना दिया, इसको पूरा लिख रहे हैं अपन, ठीक है। तो ये चीज क्या मिली मेरे को, जालक, ठीक है, क्रिस्टलीय जालक है, पूरे पूरे व्हाइट। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज समझना, ये जो बिंदु है ना, इनको हम लोग बोलते हैं जालक बिंदु, ठीक है, लेटिस पॉइंट्स। सही बात है, जालक के बिंदु हैं तो इनको जालक बिंदु बोलने में कोई हर्ज नहीं है, या फिर इनको जालक स्थान भी बोलते हैं, जालक स्थान या जालक बिंदु। तो मैं एक काम करता हूं, बिंदु के साथ साथ में स्थान भी लिख देता हूं यहां पे, तो टेंशन नहीं होगी कोई से भी। ये बना लिए अपन ने। अब यहां पे हमने क्या बनाएंगे, इसमें एक अपन मान लो क्या करते हैं, इसको 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 और इसको जोड़ लेते हैं अपन, इन चारों को। तो ये मेरे पास में एक क्या बन गई, एकक कोष्ठिका बन गई। तो मैं इसको ऐसे 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 कलर कर देता हूं, ठीक है। इसको हम बोलेंगे यूनिट सेल या एकक कोष्ठिका। अब एक छोटी सी बात पे ना स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। स्टूडेंट्स को लगता है कि यार ये जो पॉइंट बना रहे हैं ना, यही परमाणु, अणु या आयन है, संघटक कण है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये उनकी जगह को दिखा रहे हैं, वो नहीं है। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है, ये बिंदु उसकी जगह को दिखा रहा है, जालक का बिंदु है, जहां पर वो संघटक कण होगा। अगर मान लो वो परमाणु है तो हम ऐसे बना सकते हैं, तो वो इस तरह से होगा। समझ रहे हो आप मेरी बात को? मतलब परमाणु इतना बड़ा रखा हुआ होगा, ये बिंदु केवल दिखा रहा है कि उसका एक केंद्र है, यहां पे वो मेन चीज जो है आकर के रखी हुई होगी। समझ में आई आपको? और ये जो चीज है, इसी चीज को ही हमने क्या बोला है, बेसिस या मोटिफ बोला है। बहुत सिंपल है, सब कुछ बता दिया मैंने आपको। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं इसको द्विविम में, ये क्या है हमारे पास में, द्विविम में एकक कोष्ठिका। हालांकि दिखा तो इसमें सब कुछ ही दिया अपन ने, ठीक है। एकक कोष्ठिका भी दिखा दी इसमें अपन ने, इसमें बेसिस या मोटिव भी दिखा दिया अपन ने, करेक्ट। और इसमें ही अपन ने जालक भी दिखा दिया, जालक बिंदु के बारे में भी अपन ने बता दिया। अब एक छोटा सा होगा कि यार 3D में बताओ, 3D में एकक कोष्ठिका कैसे बनेगी, तो वो मैं आपको बना करके दिखाता हूँ, ठीक है। उसके लिए मेरे को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन करेंगे, आप मेहनत करने के लिए तो बैठे हैं, तो दिखाता हूं मैं आपको कैसे बनेगी 3D में। तो देखो अपन ने पहले ही बनाया है, मैंने तुम्हारे लिए मेहनत करके बना रखा है, काफी टाइम लगा करके। ये मैं आपको त्रिविम में एकक कोष्ठिका समझाना चाह रहा हूं। तो ये 3D में एकक कोष्ठिका है, आप समझने की कोशिश करो। यहां पे ऐसी कितनी एकक कोष्ठिकाएं, 8 है, मतलब 8 डब्बे, एक डब्बा एक इधर, फिर 2 उनके ऊपर, फिर ये पूरे के पूरे 4 डब्बे इस तरफ भी रखे हुए हैं। आप देखो कैसे देखोगे आप, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। ये मैंने जिसको येलो कलर से किया है इधर, तो मान लो कि है ना, ये पहला डब्बा है हमारे पास में, ठीक है। फिर इसके पीछे वाला जो है, मान लेते हैं वो सेकंड वाला डब्बा है। फिर ये इधर वाला जो है वो थर्ड है, फिर इधर वाला जो पीछे वाला है वो फोर्थ है। ये देखो ऊपर से दिख भी रहा है, ये चौथे वाले डब्बे का ऊपर का हिस्सा है, ठीक है। और ये वाला जो है ये तीसरे वाले डब्बे का है। आप भले ऐसे बना लो, ऊपर से समझ में आ रहा है ना, ये देखो ना, अलग अलग बना दिया मैंने कलर से, ताकि आप लोगों को समझ में आए। ये चौथे वाले, तीसरे वाले डब्बे का, वो चौथे वाले डब्बे का। ऐसे ही हमारे पास में यहाँ पे 5वां डब्बा है, ये 6ठा डब्बा है, ये 7वां डब्बा है यहाँ पे, और ये पीछे 8 हमारे पास में डब्बा है। ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगी। तो ये क्या है हमारे पास में, त्रिविम में एकक कोष्ठिका। समझ में आ गया? बड़े आगे बढ़े तो बड़ा सिंपल था यार ये तो। मतलब मैं आपको फिर एक बार फिर एक चीज रिपीट करना चाहूंगा यार, ये चीज बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। स्पेशली जो मैंने आपको बताई ना, जालक, ठीक है, जालक, फिर बेसिस या मोटिफ, और फिर उसमें ये समझना कि यार ये जो चीज है ये एकक कोष्ठिका है। क्या होता है, थोड़ा सा बेसिस में और एकक कोष्ठिका में कंफ्यूजन हो सकता है, और होना लाजमी है, और ठीक है, लेकिन मतलब आप कंफ्यूज मत होना। इसको मैं वापस डार्क किए दे रहा हूं अलग कलर से, सो दैट आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। ये जो बीच में ये जो पैटर्न बन रहा है, ये हमारी एकक कोष्ठिका है। समझे आप इस बात को? एक कमरा है, एक कोठड़ी है, ये चीज कह रहे हैं अपन। तो चलो देखो आगे बढ़ते हैं अब अपन। तो एक छोटा सा बच्चों वाला टॉपिक है यहाँ पर। बच्चों वाला टॉपिक क्या है, क्रिस्टल जालक के अभिलाक्षणिक गुणधर्म अभी बता दूंगा। और एक छोटी सी चीज मैं आपको रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगा कि यार आप देखो, पढ़ो,
हम सबको सीखने का जो हमारे अंदर गुण होता है ना वो खत्म नहीं करना चाहिए कभी भी, भले ही मतलब मैं आज भी अपने आप को, मेरे से कोई भी पूछता है कि आप क्या करते हो ना, क्योंकि काफी बार मैं ऐसी जगहों पर जाता हूँ जहां पे मेरे को कोई नहीं जानता, तो मैं उनको बोलता हूँ मैं स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं कभी नहीं बोलता कि यार मैं पढ़ाता हूँ और ये है और वो है, फिर पता चल जाता है तो उनको अलग बात है, बाकी मैं स्टूडेंट हूँ। क्यों? क्योंकि आज भी आप कुछ भी सीख रहे हो तो और नया सीख पाए क्या आप, ये हमारे अंदर एक जिजीविषा जो है, इच्छा जो है हमेशा रहनी चाहिए। तो देखो अभिलाक्षणिक गुणधर्म बहुत सिंपल है क्रिस्टल जालक के। तो 3 पॉइंट्स हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे। पहला हम बोलेंगे कि क्रिस्टल जालक का जो हर एक बिंदु है ना, तो मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं क्रिस्टल जालक का, ठीक है, का प्रत्येक बिंदु उसको हमें क्या कंसिडर करना होता है, क्या कहलाता है, जालक बिंदु कहलाता है। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन ठीक है अब नियम है सो है, लिख लो, इसका जालक बिंदु हम लोग कहते हैं। अब इसके आगे भी मैं एक टॉपिक आपको ऐसा पढ़ाने वाला हूं जो पढ़ के सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, मतलब नहीं समझाया जाता, लेकिन वो अगर समझ में आएगा तो 3D स्ट्रक्चर हमें समझ में आएगा। तो देखो क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु क्या कहलाता है, जालक बिंदु कहलाता है। दूसरा इसमें गुण हम ये देखेंगे कि प्रत्येक, या यूं लिख सकते हैं प्रत्येक नहीं, जालक बिंदुओं को सीधी रेखाओं से जोड़ा जाता है। क्या? जालक बिंदुओं को सीधी रेखाओं से जोड़ा जाता है। साथ साथ में लिख सकते हो आप। वैसे सीधी रेखाओं लिखने का मतलब गलती है, सीधी रेखा तो सीधी ही होती है, ठीक है, को सीधी रेखाओं से जोड़ा जाता है। और तीसरा पॉइंट मैं यहां पर ये मेंशन करूंगा कि यार ये जो क्रिस्टल जालक का जो प्रत्येक बिंदु है ना, वो किसको निरूपित करता है। इसका प्रत्येक बिंदु आप नोटिस करोगे क्रिस्टल के अवयवी कण को निरूपित करता है। प्रत्येक बिंदु क्रिस्टल के अवयवी कण को निरूपित करता है। तो ये अवयवी कण मैं बार बार नहीं लिखूंगा, मैं पहले बता चुका हूं कि क्रिस्टल, ये अवयवी कण होता क्या है, तो कुछ भी परमाणु अणु कुछ हो सकता है, तो अवयवी कण को निरूपित करता है। करेक्ट? तो ये 3 पॉइंट्स लिख लो, बच्चों वाले 3 पॉइंट्स है। बढ़ रहे हैं अपन आगे फटाफट से। तो अब क्या है, द्विविमाओं में संभावित एकक कोष्ठिकाएं। तो अब हम 2D में बात कर रहे हैं, फिर थोड़े समय बाद में, इस लेक्चर में नहीं, बाद में आपसे 3D की भी बात करने वाला हूं। तो हम यहां पर सीख रहे हैं कि यार 2D में कितनी एकक कोष्ठिकाएं पॉसिबल हैं। जैसे मैं एक चीज दिखा देता हूं आपको, ये मेरे हाथ में एकक कोष्ठिका है ये बनाई है, ठीक है, आप लोगों के लिए बनाई है इसको। तो ये एकक कोष्ठिका आप देख पा रहे हो, ऐसी खूब सारी जब रखेंगे तो पूरा क्रिस्टल बन जाएगा, ये अपन को समझ में आ रही है। और ये जो इसमें ये जो कॉर्नर्स पर पॉइंट है, यही क्या है, हमारे जालक बिंदु है। अब यहाँ पे हो सकता है कि इस कॉर्नर पॉइंट पे इतना बड़ा परमाणु हो, इतना बड़ा, तो वो उसका हमारे पास में संघटक कण या संघटक अवयव हो जाएगा, परमाणु अणु आयन जो भी होगा। ये हमारी एक 3D में क्या है, कोष्ठिका। लेकिन इन कोष्ठिकाओं को अगर मैं आपको ये कहूं कि केवल आप ऊपर वाला हिस्सा देखो, ये वाला, तो ये 2D स्ट्रक्चर है। 2D का मतलब क्या होता है, इसमें केवल 2 ही अक्ष है। जैसे मान लो x y है, या x z है, या मान लो y z है। 3D 3 नहीं है इसमें अक्ष, समझ रहे? जैसे फिल्म अपन देखते हैं ना, तो उसमें लंबाई दिखती है और चौड़ाई दिखती है, गहराई नहीं दिखती। 3D फिल्म जब देखने जाते हैं तो उसमें गहराई भी दिखती है, तीसरी विमा भी उसमें दिखाई पड़ती है। तो पहले हम समझ रहे हैं 2D में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, कितने तरह की हमारे पास में एकक कोष्ठिकाएं हो सकती है। अब बड़ी हंसी की बात है, एनसीईआरटी में इनको बस चित्र बना करके छोड़ रखा है, ज्यादा उसकी व्याख्या नहीं कर रखी है। तो हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, तभी हम 3D को समझ पाएंगे। तो सबसे पहला जो है, 2 चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। ये जो मैंने संरचना बनाई है पहली, इसमें आपको नोटिस करना पड़ेगा कि जो जालक है, जालक की संरचना कैसी है, तो यहां पर जालक की संरचना वर्ग के जैसी है। और अब हमें देखना पड़ेगा एकक कोष्ठिका कैसी है, ठीक है, यूनिट सेल कैसी है। तो बना करके देखते हैं। भाई ये जो पॉइंट्स हैं, ये वर्ग के बिंदुओं की तरह दूर दूर है। वर्ग हम सबको पता है क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर के सारे पॉइंट्स जो हैं इक्वी डिस्टेंट होंगे, क्योंकि सारी साइड्स जो होती हैं स्क्वायर की, वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसमें जब भी अपन कोई एकक कोष्ठिका बनाएंगे तो क्या होगा, हमें सारी भुजाएं, ये अगर a है तो ये भी a होगी, ये भी a होगी, ये भी a होगी, और 90 डिग्री का यहां पर कोण मिलेगा। तो यहां पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, एकक कोष्ठिका कैसी है, यहां पर वर्ग के शेप में है।
समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो डिफिकल्ट होगा थोड़ा, समझो। अब हमने दूसरी बार में सेकंड केस में यहां पे क्या किया कि यार हमने जो हमारा जालक है ना, इसको आयत के शेप में रखा है। तो मैं आपको दोनों चीजें समझा रहा हूं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जालक किस रूप में है? आयत, आयताकार है। पूरा लिखोगे तो आयताकार लिखोगे, रेक्टेंगल बोलते हैं इसको अपन इंग्लिश में। तो मतलब कहने का मतलब है ये चीज रेक्टेंगल है, ठीक है। ये रेक्टेंगल, रेक्टेंगल मतलब जैसे मान लो ये भुजा ए है तो ये वाली भी ए होगी, इसको अगर बी बोल रहे हैं तो ये वाली भी बी होगी। कोण सारे के सारे 90 डिग्री होंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। और अब अगर इसमें कोई सी भी अगर आप यूनिट सेल देखोगे, कोई सी भी यूनिट सेल की अगर आप बात करते हो तो वो क्या बनेगी? एक आयत ही बनेगी। ये सारी इसको बार बार रखोगे तो ये सारी की सारी आयत बनेंगी। तो हम लिखेंगे कि एकक कोष्ठिका का आकार कैसा है? कोष्ठिका कैसी बन रही है? आयत बन रही है, ठीक है। अब तीसरी वाली, ये थोड़ा डरा दिया ना इसने, हिला दिया इसने, ठीक है। तो ये क्या है ये समझना पड़ेगा थोड़ा सा अपन को। तो ये संरचना, आप लोगों ने समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ा है क्या? जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? समांतर चतुर्भुज को हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम। तो क्या है समांतर चतुर्भुज? जालक यहां पे कैसा है? तीसरे केस में हमारे पास में समांतर चतुर्भुज। अब देखो गणित भी मेरे को घुसानी पड़ रही है। देखो असल में साइंस पढ़ोगे ना तो साइंस ऐसी है कि ये सब जुड़ा हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी सब जुड़ा हुआ है। समांतर चतुर्भुज है ये हमारे पास में यहां पर, ठीक है। तो अब इसमें हमें समझना है ज्यामिति कैसी बन रही है हमारे पास में। तो देखना, ध्यान से देखना। अगर मैं कोई सा भी, ये बीच वाला ले लेते हैं अपन यहां पर एक बार, इसको ऐसे जोड़ा मैंने, इसको ऐसे जोड़ा, इसको ऐसे जोड़ा और इसको ऐसे जोड़ा। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? आमने सामने वाली जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं और समांतर होती हैं। आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर होती हैं। तो देखो कैसे होंगी ये हमारे पास में, ये अगर a है तो ये भी a होगी, ये अगर b है तो ये भी हमारे पास में b होगा। अच्छा, इसमें फिर आयत और वर्ग से क्या अलग है? तो कोण 90 डिग्री जरूरी नहीं ना हो, यहाँ पे कोण 90 डिग्री नहीं, कोई बात नहीं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जब हम जालक समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम ले रहे हैं तो हमारे को जो यूनिट सेल मिल रही है, इकाई कोष्ठिका मिल रही है। तो ये कैसी मिल रही है? ये भी समांतर चतुर्भुज मिल रही है। अब मेरे को ये ज्ञान मत देना कि सर आपने इकाई लिखा है, यहां तो एकक लिखा है। भाई एकक और इकाई का मतलब एक ही तो होता है, ऐसे लॉजिक्स मत लगाना। और एक छोटी सी चीज मैं आपको और बता दूं, देखो साइंस डिफिकल्ट है, मैं झूठा प्रॉमिस नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा ही नहीं कि तुमको आईआईटी में हवा में तुम्हारा सिलेक्शन करा देंगे, मजाक मजाक में चलते फिरते अपन आईआईटी। देखो 10th तक की पढ़ाई ऐसे अपन होती है कि बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, बहुत आसानी से आप उसको डेली लाइफ से रिलेट कर सकते हो। लेकिन 11th 12th का जो नॉलेज होता है उसको डेली लाइफ में रिलेट करने तक सांसें फूल जाती हैं, छाती फूल जाती है कि भाई कैसे होगा। और पता नहीं, आप झूठ नहीं है, लाखों स्टूडेंट्स नीट का एग्जाम देने बैठते हैं, सीट्स तो कुछ एक हजार ही है ना। आईआईटी का एग्जाम लाखों स्टूडेंट्स यही दे रहे हैं, हर 6-6 महीने में दे रहे हैं, आजकल तो 3-3 महीने में हो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं ये लोग। सीट्स तो बहुत कम है ना, समझ रहे हो आप इस बात को? तो कोई झूठा प्रॉमिस नहीं, तुमको लगे कि मजाक हो रहा है यहाँ पे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। टफ है, दिमाग लगाना पड़ेगा। मतलब कमेंट में लिखने से पहले कि सॉरी तो बहुत टफ है, दिमाग लगाना कि हाँ है, साइंस टफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। साइंस वाले स्टूडेंट्स को ज्यादा पढ़ना पड़ता है, इसीलिए ज्यादा पढ़ना पड़ता है, समझ रहे हो इस बात को? और फिर उसके बाद भी मैं ये नहीं कह रहा कि है ना डिप्रेस हो जाना है कि यार नहीं यार होगा ही नहीं हमसे। तो खेलना कूदना है, पढ़ना भी है, सब कुछ करना है। ये गारंटी मेरी है कि यार अपन समझेंगे, एक एक पॉइंट को उतर करके समझेंगे, अंदर क्या बोल रहा है अपन समझ करके रहेंगे उसको। ऐसे पढ़ेंगे तो मजा आएगा। समझ में आ रही है आपको ये वाली बात? तो आगे देखते हैं, आ जाओ अपन, इसको लिख लो पहले। अब इसके बाद आप देखोगे दो स्ट्रक्चर और बनेंगे अपने। तो ये दोनों मैंने यहां पर बना दिए हैं। ये हमारा कौन सा केस है? 4th नंबर का केस है। इस केस में आप देखो जालक का शेप कैसा है। तो ये चीज मैं आपको बता देता हूं, पिछले वाले में और इसमें आपको लग रहा होगा सेम है, लेकिन ये सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है? क्योंकि आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये है ना समचतुर्भुज का है। किसका है? समचतुर्भुज का। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रोहम्बस। क्या बोलते हैं? रोहम्बस। अच्छा, रोहम्बस में और पैरेललोग्राम में जो पीछे हमने बनाया है उसमें क्या फर्क है? इसको थोड़ा सही कर देते हैं, सुंदर बना देते हैं अपन। क्या फर्क है दोनों में? सोचो, पढ़े हो ना 10वीं तक गणित।
बोलूं निखिल सर को कि नहीं पढ़ी सर इन्होंने, आपसे गणित पढ़ते नहीं है, ज्योमेट्री भूल जाते हैं सर। खैर भूल जाते हैं, काम नहीं आती तो भूल जाते हैं, तुम्हारी भी गलती नहीं है भाई। इसमें क्या होता है, ये जो हमने पढ़ा था समांतर चतुर्भुज, तो इसमें आप नोटिस करोगे ना आयत बनता है, AABB आयत बनता है यहाँ पे, मतलब आयत वाला बनता है, आमने सामने वाली भुजा बराबर होती है। लेकिन अगर हम यहां पर देखेंगे ना तो यहां पे ना सारी भुजाएं सेम होती हैं, ये A है, ये A है, ये A है, ये भी A है, समझे, यही फर्क है और कुछ नहीं। आमने सामने वाली भुजाएं समान तो हैं लेकिन चारों ही समान है, और आमने सामने वाली समांतर होती है, ये क्लियर है। तो इसको हम लोग बोलते हैं समचतुर्भुज या रोहम्बस। चतुर्भुज भाई यहां आएगा र, ठीक है, र को हटाओ त से, तो चतुर्भुज, समचतुर्भुज, यहां इसको आप बोलोगे रोहम्बस, करेक्ट, रोहम्बस है। अब मस्त चीज बताऊं तुमको, यहां पे यहीं पे सारा खेल है जो बड़ा गजब की चीज है। ये समझोगे तो 3D वाला समझ में आएगा, नहीं तो मैं फिर बता रहा हूं 3D वाले में तुम सारे पकड़ लोगे। क्या है कि ये एकक कोष्ठिका नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर एकक कोष्ठिका कैसी बन रही है, तो ये वाली नहीं बन रही एकक कोष्ठिका। अच्छा क्यों नहीं बन रही? क्योंकि एकक कोष्ठिका इसमें और इस वाली में कोई फर्क नहीं है। हम है ना केवल भुजाओं की लेंथ पर नहीं उसको रखेंगे, समझ रहे हो इस बात को? मतलब ये ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा कि यहां पे एकक कोष्ठिका समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज का ही एक प्रकार समचतुर्भुज होता है, तो मतलब वो उसी का ही प्रकार हो जाएगा, अलग कोष्ठिका नहीं बनेगी। मतलब केवल क्या होगा, यहां पे आयत वाली लंबाइयां हैं और यहां पर हमको क्या मिलेगा, वर्ग वाली लंबाइयां मिलेंगी। ये नहीं है एकक कोष्ठिका। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत ध्यान देने वाली चीज है। तो यहां पे हम क्या करते हैं फिर, तो यहां पे हम है ना ऐसे जोड़ते हैं, टेढ़ा कर लेते हैं, पतंग बनाएंगे यहां पर अपन। तो देखो पतंग कैसे बनाएंगे, इसको ऐसे जोड़ेंगे, इसको ऐसे जोड़ेंगे, इसको ऐसे जोड़ेंगे और इसको ऐसे जोड़ेंगे। समझ में आई क्या ये वाली बात आपको? और बीच में एक बिंदु। तो आप बोलोगे सर बीच में, फिर सर पहले तो लिया नहीं था सर। भाई ले रहे हैं यार, कंट्रोल करो भाई। ऐसा क्रिस्टल हो सकता है ना जहां पे एक परमाणु यहां हो, एक यहां हो, एक यहां हो, एक यहां हो और एक बीच में भी हो। क्यों नहीं हो सकता? होगा, अभी दिखाऊंगा तुमको आगे। ऐसा क्रिस्टल होता है। समझ में आई आपको मेरी बात? तो बीच में भी हो सकता है इसमें। तो दिख गया फिर अपन को। हमने कहा यार ठीक है, तो ये फिर क्या बन रहा है यहां पे? तो आप नोटिस करोगे ना, ये एक आयत बन रहा है। क्या बन रहा है? आयत बन रहा है। लेकिन इस आयत के बीच में एक बिंदु है। अच्छा आयत कैसे है ये आप नोट कर सकते हो कि सारे कोण मोड़ इसमें देखोगे तो आपको 90-90 डिग्री मिल जाएंगे। और ये वाली जैसे मान लो लंबी है भुजा, तो इसको डबल डैश से देखो तो ये इसके बराबर है, ये वाली सिंगल डैश से ये इसके बराबर है ना, और बीच में एक बिंदु है। तो ऐसा आयत बन रहा है हमारे पास में जिसके बीच में भी एक जालक बिंदु है, जिसके बीच में भी एक जालक बिंदु है। ठीक है, ये बना लिया अपन ने यहां पे। तो ये अलग अलग थोड़ा स्ट्रक्चर बना यहां पे, समझ में आया हमको। इसके बाद देखो एक और, ये कुछ समझ में आ रहा है? ये पांचवा है स्ट्रक्चर है हमारा। मेरे को तो नहीं आ रहा यार, देखो सच बताऊं तो ऐसे तो नहीं आया था मेरे को देख के। तो इसमें ना जालक कैसा है, जालक कैसा है? इसमें जालक है षटभुज। कैसा है? षटभुज। षटभुज ही बोलते हैं ना, हेक्सागन है ना, इंग्लिश में नाम थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है इसका, हेक्सागन। षटभुज, 6 भुजा वाला है। तो कैसे है 6 भुजा वाला जालक? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको मैं आगे ले जाके जोड़ूंगा मेन टॉपिक से, मैं फिर बता रहा हूं आपको 3D में जब मैं आपको समझाऊंगा क्रिस्टल की संरचना। तो ये यहां पर अच्छे से समझना आप। ये षटभुज बन रहा है, 6 भुजा बन रही है, सही बात है। तो यहां पर एकक कोष्ठिका कैसे होनी चाहिए? एकक कोष्ठिका का क्या आकार, आकृति होनी चाहिए? बताओ चलो, बोलो, सोचो। आप बोलोगे सर इसमें कौन सी बात है सर, षटभुज ही तो है सर। षटभुज षटभुज ऐसा यहां रख दिया, ऐसा ही यहां रख दिया, ऐसा ही यहां रख दिया, तो सर हो गया ना काम? नहीं, फिर दिमाग लगाओ। एकक कोष्ठिका की परिभाषा क्या थी? परिभाषा देखिए यार, छोटी से छोटी वो कोष्ठिका, वो हिस्सा जिसको रखने पर बार बार रखने पर हमें 3D में एक पूरा का पूरा क्रिस्टल मिल जाए। तो क्या यहां पर इससे भी छोटा हिस्सा है जिसको बार बार रिपीट करने पर यह पूरा स्ट्रक्चर मिल रहा है? तो जालक तो भले ही षटभुज है, लेकिन जरूरी नहीं कि एकक कोष्ठिका भी षटभुज हो। यह इंटरेस्टिंग बात है। तो यहां पे एकक कोष्ठिका कैसी है, ध्यान से देखना। यहां पे हम एकक कोष्ठिका केवल इसको ले रहे हैं,
समझ रहे हो, या फिर इसको ले रहे हैं, किसी को भी ले लो यार, क्या फर्क पड़ रहा है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, मान लो ये है हमारी एक कोशिका, तो इसको उठा के यहां रखा, 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 तो पूरा तो बन रहा है ना भाई। अपना जो उद्देश्य था वो तो हल हो गया ना, और हमारा उद्देश्य तो इससे हल हो गया। तो अब षटभुज में क्या होता है, षटभुज की भुजाएं बराबर होती हैं, ऐसा मेरे को निखिल सर ने बोला, उनसे पूछ लेना क्यों होती। गणित में, गणित की कक्षा में रुद्र सर से पूछ लेना, वसीम भैया से, वसीम सर से पूछ लेना, निखिल सर से पूछ लेना, ठीक है, मेरे से मत पूछना क्यों होती है। तो मैं कह रहा हूं कि यार जब अगर ये वाली भुजा ए है, ये वाली ए है, तो ये वाली इसके बराबर होनी चाहिए और ये वाली इसके बराबर होनी चाहिए, ऐसा मेरा लॉजिक बोलता है। तो ये सारी भुजाएं बराबर है। मैंने कहा ठीक है साहब, क्या सारे कोण 90 डिग्री है? नहीं, नहीं है। ये वाला कोण 60 डिग्री होता है। अच्छा क्यों होता है भाई 60? क्यों? क्योंकि ये सारे जो है ना हमारे पास में षटभुज के जो कोण हैं ये 120 डिग्री होते हैं। षटभुज का कोण कितना होता है? 120 डिग्री होता है। और ये फिर जो है उसका आधा हो जाता है, क्योंकि ये पूरा 120 है तो ये आधा 60 हो जाता है। और इसमें ये वाला जो कोण होगा एकक कोष्ठिका में ये 120 डिग्री होगा। तो दो कोण 60-60 होते हैं और दो 120-120 होता है। कुल योग जो है वो चतुर्भुज के जो भी कोण है उनका 360 हो जाता है। समझ में आ रही है आपको ये वाली बात? तो एकक कोष्ठिका यहां पर कौन सा, तो ये कौन सा आकृति बन रही है? आमने सामने वाली भुजाएं समांतर है, ठीक है, कोण 90 डिग्री नहीं है, समांतर है और सारी भुजाएं बराबर हैं। तो इसी को ही तो हमने अभी थोड़ी सी देर पहले समचतुर्भुज बोला था। बोला था कि नहीं बोला था? समचतुर्भुज, यहाँ इसको बोलते हैं रोहम्बस, रोहम्बस बोलेंगे। तो ये समझ में आया। और इसमें आप देखोगे कि ये पूरा स्ट्रक्चर के बीच में तो पॉइंट है, लेकिन एकक कोष्ठिका के बीच में कोई पॉइंट नहीं है। एनसीईआरटी में ये चित्र मैं आपको दिखा रहा हूं, देखो साइड में सीधे इस तरह से बना करके हमको दे रखा है, ठीक है, और कुछ व्याख्या नहीं कर रखी क्यों क्या कैसे। तो ऐसा कहते हैं, हमारे एक सर है, बड़े कमाल के टीचर है, आलोक सर नाम है उनका, अजमेर में बड़े फेमस है। मैं नहीं पढ़ा कभी उनसे, लेकिन हाँ, तो वो मिले थे मुझे, तो वो कह रहे थे कि एनसीईआरटी ऐसी किताब है कि वो टीचर के लिए है ना, एनसीईआरटी सीधा स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। एनसीईआरटी टीचर अच्छे से पढ़े, उसको बहुत अच्छे से समझे, फिर स्टूडेंट्स को बताया कि देखो ये लिखा हुआ है इसमें, थोड़ा सा शॉर्ट में, जल्दी में, उसमें क्रक्स में सब कुछ भरा हुआ है। अच्छा चलो, तो अब एक टॉपिक हमारे पास में और है छोटा सा, वो लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास में त्रिविमीय एकक कोष्ठिका। 3D में एकक कोष्ठिका कैसे बनेगी, तो उसके अपने को पैरामीटर देखना है, क्योंकि उनकी चर्चा करेंगे अपन बाद में। तो देखो कैसे होगा। तो ये हमने मान लो एक फलक बना दी एकक कोष्ठिका की, और फिर हमने एक और डब्बा बनाया, बचपन में अपन बनाते थे ना वैसे। तो मान लो यहां पे मैंने सेम डब्बा एक और मेरे को बनाना है, ऐसे बना दिया। अब इसको हमें जोड़ना है, ठीक है। तो मान लो इसको हमने यहाँ पे ऐसे जोड़ दिया, और इसको मैंने यहाँ पे ऐसे जोड़ दिया, यहाँ पे मैंने इसको ऐसे जोड़ दिया, और यहाँ पे मैंने इसको ऐसे जोड़ दिया। अब इसमें मेरे को थोड़ी सी कार्यस्तानी करनी है, तो मैं वो क्या कर रहा हूँ, मैं इस पे समझा रहा हूँ आपको। ये क्या हो गया, हमारे पास घन और घनाभ बनता है ना, क्यूब एंड क्यूबॉइड, तो वैसा स्ट्रक्चर बना दिया अपन ने 3D में। जैसे आयत को जोड़ के अपन ने एक और दीवार से बना दिया। तो अब हम क्या कर रहे हैं, कलरफुल बना रहे हैं इसको थोड़ा सा। ये वाइट कलर दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। इस वाली भुजा को मैंने थोड़ा ऐसे डैश डैश वाला बना दिया। क्यों बनाया है अभी समझ में आ जाएगा। तो मैं क्या कह रहा हूं, मान लेते हैं कि ये वाली जो भुजा है ये ए है, ये वाली जो भुजा है ये बी है, ये वाली जो भुजा है सी है। कोई दिक्कत है आपको इसमें? तो इसमें हमारे पास में पैरामीटर होते हैं, ठीक है। पैरामीटर मतलब जिनसे हम तय करेंगे कि मतलब नापेंगे, तोलेंगे, इसको नाप तोल कैसे करेंगे, तो पैरामीटर्स हैं उसके लिए हमारे पास में। तो जैसे पैरामीटर होता है ना, पास होने के लिए पैरामीटर क्या है, तो हम बोलेंगे 33% आना चाहिए एग्जाम में। तो वैसे ही खैर छोड़ो, उसको अलग पैरामीटर हो गया। तो अभी यहाँ पे ए बी, जैसे मार्क्स की तरह ही ये पैरामीटर है हमारे पास में, ए बी सी। तो पैरामीटर्स में भुजाएं तो क्या क्या है हमारे पास में, लेट्स से ए बी सी, ठीक है। इसमें कोण देखेंगे अपन, तो कोण में थोड़ा सा झोल होता है, ध्यान देना। ए और बी के बीच में जो कोण होता है उसको हम गामा बोलते हैं, होता है ना, अल्फा बीटा गामा। तो गामा लास्ट में आता है, ए बी सी की तरह। जैसे ए बी सी होता है वैसे ही हमारे पास में अल्फा बीटा और गामा होता है।
तो अब ए और बी के बीच में किसको ले रहे हैं अपन, इसको ले रहे हैं कोण को। तो वैसे बाकियों करेंगे, बी और सी है अगर हमारे पास में बी और सी, तो बी और सी के बीच में किसको लेंगे हम, अल्फा को लेंगे। तो बी और सी के बीच में हम किसको लेते हैं यहाँ पे, अल्फा को लेंगे। ए और सी के बीच में किसको लेंगे, तो बी नहीं है ना ए और सी के बीच में, और बी का भाई कौन है हमारे पास में, बीटा। तो बी और सी के, ए और सी के बीच में हम किसको लेते हैं, बीटा को लेते हैं। तो तीन तो हमारे पास में भुजाएं हैं पैरामीटर है ना, 3D है ना, क्योंकि तीन विमाएं ये हो गई, और फिर हमारे पास में 3 कोण होते हैं, ठीक है। तो कोण कौन से हमारे पास में, अल्फा बीटा गामा का छाला। बचपन तो साला H2SO4 ने जला डाला तुम्हारा, मैं H2SO4 से आबाद करेंगे अपन, बचपन तुम्हारा जलाएंगे नहीं, और टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, ऐसे ही पढ़ना है अपन को। तो चलो इतना लिखो, ये बड़ा सिंपल है, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बताऊंगा क्वेश्चंस तो मैं, आप टेंशन मत लो, लिखो इसको, लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब इसके आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा ही, ज्यादा नहीं लेंगे आज, बस ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से देखना सब जने। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ एकक कोष्ठिका के प्रकार है ना, तो एकक कोष्ठिका के किताबों में हमें 2 प्रकार बता रखे होते हैं। देखो कैसे, 2 के फिर फर्दर डिविजन्स हैं। तो एक प्रकार हमको बहुत सिंपल बता रखा है कि ये है हमारे पास में आद्य एकक कोष्ठिका। अब इनके नाम इंग्लिश में बड़े फेमस हैं, किसी से पूछो इस चैप्टर के बारे में तो वो फट से BCC FCC ऐसे बोलना चालू कर देता है। तो ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं SCC। SCC का क्या मतलब है, सिंपल प्रिमिटिव सेल, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, सिंपल प्रिमिटिव। अच्छा सिंपल प्रिमिटिव है ना, सिंपल प्रिमिटिव, सिंपल या प्रिमिटिव एक ही चीज होती है, सिंपल प्रिमिटिव। और इसको सेल नहीं लिखना चाहिए, यूनिट सेल, अगर पूरा बोले तो फिर इसको यूनिट सेल बोलना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं नीचे यूनिट सेल। अच्छा ये कैसा होता है, बहुत सिंपल, बहुत एकदम सिंपल क्यूबिक आप वो बना लो संरचना। तो आप देखोगे कि कैसे बनाएंगे, एक डब्बा मान लो यहां बनाया, वो चुंबक बनाते हैं ना अपन वैसे, और चुंबक, अरे वो मोटर जनरेटर वाला वैसे, इसको ऐसे बना दिया, ठीक है। इसको ऐसे 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 और ऐसे जोड़ दिया हमने, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनाया, तुम काम चला लेना। और इसके कोनों पर हमने ये 8 बिंदु बना दिए, जो कि हमारे क्या है, असल में जालक बिंदु हैं। और ये हमारे पास में क्या बन गई, कौन सी संरचना बन गई, एकक कोष्ठिका। सरलतम एकक कोष्ठिका अगर हो सकती है तो वो यही हो सकती है, बोलो क्या बोलते हो, है ना, सिंपलेस्ट, सबसे सिंपल। अब क्या होगा वो बात है, वो आगे समझ में आएगा कि कण तो बड़े बड़े होंगे, इस पे कण तो इतने बड़े बड़े हो सकते हैं, मतलब हो सकता है कि ना ये कण का आकार, मान लो परमाणु है हमारा कण, और हमारे NCERT में बोला है, यही हम मान के चलते हैं कि परमाणु है हमारा कण, ऐसे बड़े बड़े हमारे कण हैं इसमें। तो ये हमारे पास में सिंपल प्रिमिटिव, सिंपल या प्रिमिटिव SCC हो गई। अच्छा दूसरा क्या है हमारे पास में, तो जो दूसरा टाइप है वो है केंद्रित एकक कोष्ठिका। ठीक है, तो केंद्रित एकक कोष्ठिका, या फिर इसको हम इंग्लिश में बोलना चाहें तो सेंटर्ड यूनिट सेल बोल सकते हैं, लेकिन नहीं बोल रहे अभी। क्यों नहीं बोल रहा मैं इसको, क्योंकि ये फर्दर 3 तरह की होती है ना। तो वैसे अगर देखा जाए तो आप यूं भी कह सकते हो कि सीधे ही 4 तरह की होती है, 3 ये और 1 ये 4, लेकिन किताब में अलग अलग करके लिख रखा है तो अपन भी वैसे ही पढ़ लेते हैं। तो ये 2 और यहाँ पे ये 3 बना लेते हैं अपन। तो इसमें जो एक है हमारे पास में, वो है हमारे पास में अंतः केंद्रित। क्या है, अंतः केंद्रित। अब मैं आगे का नहीं लिखूंगा, आगे का नहीं लिखने से मेरा मतलब है एकक कोष्ठिका बार बार नहीं लिखूंगा, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, CCC लिख सकते हैं, छोड़ो बॉडी सेंटर्ड, BCC क्या है, बॉडी सेंटर्ड सेल, ऐसा समझ लो। तो ये क्या होती है समझो, बड़ा सिंपल है यार। बोल रहे हैं वापस से बनाओ, ये वाली बनाओ नॉर्मल वाली, तो लो बना दिया हमने यहाँ पे, ये ऐसे और ये ऐसे, इसको जोड़ दिया ऐसे और ये ऐसे, और इसमें पीला रंग भर दिया हमने यहाँ पे, ऐसे 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 कैसे फलक तक चल। अच्छा वो फलक वाला आगे आएगा, अभी ये वाला नहीं है, अभी फलक केंद्रित भी आएगा, रुको तुम। अच्छा ये तो समझ गए, ये तो सेम ही बनाई है मैंने, ये वाली और ये वाली तो सेम है, इसमें क्या फर्क है आप बोलोगे। इसके अंदर भी एक कण, एक पार्टिकल अंदर है इसके,
तो क्या है, अंतः अंदर केंद्रित, अंदर केंद्र में भी एक इसमें अवपरमाणविक कण है, संघटक अवयव है, आयन हो सकता है, अणु परमाणु जो भी है हो सकता है। तो ये हमारे पास में हो गई अंतः केंद्रित या बॉडी सेंटर्ड, इसको हम लोग बोलेंगे। दूसरी अब है हमारे पास में, इसमें जो दूसरा टाइप है हमारे पास में वो है, ध्यान से देखना, ये है फलक केंद्रित। फलक, फलक तक चल साथ मेरे, ठीक है, फलक तक तुम मत चलो, तुम एनसीईआरटी पढ़ो, अपने घर में बैठे रहो, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, किताब पढ़ो, अच्छे से वीडियोस देखो। इसको बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, FCC, फलक केंद्रित फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, ऐसा बोलते हैं इसको अपन। तो अभी देखो यहां पे ध्यान समझो, वापस ड्रॉ कर रहा हूं मैं इसको यहां पे। तो इसमें क्या होगा कि ना, ये सिंपल तो होगी, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, ड्राइंग अच्छी हो जाएगी तुम्हारी मेरे साथ रह रह करके, मेरे को इस बात पे तो विश्वास ही है। तो ये इसमें क्या है, 8 कण चारों तरफ तो हैं ही, मतलब एक इधर है, ठीक है, एक इधर है, और फिर एक इधर है, ठीक है, और एक इधर है, और एक, तुम भी बनाओ भाई, आलसी नहीं रहना, साथ साथ बनाओ सब कुछ, इधर और एक इधर, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज बोल दूं यार, मैंने एक टॉपिक बीच में जो आता है वो उसको स्किप किया है अभी, क्यों? क्योंकि मैं पहले आपका थोड़ा बेस मजबूत कर देना चाहता हूँ, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड कर देना चाहता हूँ, फिर मैं आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक मैंने बीच में एक छोड़ा है, ब्रेवे जालक का जो टॉपिक है, 14 जो ब्रेवे जालक है, उसको मैं बताऊंगा आपको, लेकिन थोड़ा सा आगे बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ देखो, ये देखो आप यहाँ पे, तो ये सेकंड। अब इसमें क्या है कि ना, फेस सेंटर्ड, हर फलक पर, हर फलक, कितने फलक है इसमें, 6 फलक है ना, 6 है। कैसे दिखाऊं मैं तुमको, जैसे ये मान लो ना यार, मेरे पास मोटी किताब भी नहीं है यहाँ पे दिखाने के लिए, कोई बात नहीं, फोन ही है, चलो। तो इसमें ऊपर एक फलक है ना, ये पीछे वाला एक फलक है, ये एक है, ये एक है, ये ऐसे माचिस की डिब्बी में जैसे 6 फलक होते हैं ना, तो वैसे ये डब्बा है, इसमें 6 फलक है। तो हर फलक पे एक हमारे पास में ऐसा बिंदु है। तो जैसे पीछे वाले फलक पे होगा एक बिंदु यहाँ पे, है ना, एक आगे वाले फलक पे होगा, तो इसको यहाँ बना देता हूँ मैं, एक इस वाले फलक पे होगा, एक इस तरफ वाले फलक पे होगा, और एक नीचे वाले फलक पे होगा। तो कितने हो गए, 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हमारे पास में वो भी होगा, मतलब हर सतह पे भी होगा। जैसे कहने का मतलब है, ये हमारी यूनिट सेल है मान लो, ठीक है, ये हमारी यूनिट सेल है, यहाँ पे थोड़ी सी नाजुक सी कली सी है यार हमारी यूनिट सेल, और इसको तो किसी ने तोड़ दिया लगता है मेरे को, लेकिन चलो ठीक है, अभी काम चला लेंगे अपन। तो ये तो है ही, 8 कोनों पे तो है ही, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, यहाँ पे, मतलब हर जगह पे, हर 6 सतह दिख रही होंगी ना इसमें आपको, तो हर सतह पे भी एक है कण, मतलब मान लो एक कण यहाँ होगा, एक कण यहाँ होगा, एक कण नीचे होगा, एक कण यहाँ होगा, एक कण यहाँ पे भी होगा, आधा अंदर आधा बाहर, ऐसे इसमें भी होगा, ठीक है। ये बन गया। अब तीसरा क्या है हमारे पास में, थर्ड वन इज अंत्य केंद्रित। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये अंतः था, ये अंत्य है, अंत्य केंद्रित, या इसको अंग्रेजी में कहते हैं ECC। अच्छा, इसका नाम लिख देता हूं मैं अंग्रेजी में पूरा, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो सकते हो। ये है एंड सेंटर्ड, क्या है, एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा, ध्यान से देखो, वो बेसिक स्ट्रक्चर तो सेम ही, फटाफट से बना देता हूं। ठीक है, तो ये तो कोनों पे तो 8 होंगे ही होंगे, ये बात फिक्स है। लेकिन अब क्या होगा, यहां पर हम नोटिस करेंगे कि किन्हीं 2 सतहों पर, सब पर नहीं, देखो ध्यान से समझो इस बात को, किन्हीं 2 सतहों पर, इसमें 6 फलक है ना, इधर भी 6 हैं, लेकिन किन्हीं 2 पे, जैसे मान लो एक ऊपर वाली चुन ली अपन ने और एक नीचे वाली चुन ली, बस ये दोनों चुन ली, या फिर ये दोनों चुन ली, या फिर ये दोनों चुन ली, कोई सी भी दोनों आमने सामने वाली चुननी है अपने को। तो किन्हीं भी 2 आमने सामने वाली फलकों पर हमें देखने को क्या मिलेगा कि ना,
कण होंगे, अवयवी कण होंगे। जैसे मान लो मैंने यहां पर चुन लिया ऊपर वाली फलक को चुन लिया, ठीक है, और मैंने नीचे वाली फलक को चुन लिया, तो इनमें आमने सामने वाली सतहों पर क्या है, अवयवी कण होंगे। इसको हम बोलेंगे अंत्य केंद्रित, या इसको बोलेंगे हम लोग एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल। अब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो, मेरे को एक टॉपिक लेना ही है वैसे तो छोटा सा, जो कि क्या है, एकक कोशिकाओं में संघटक कणों की संख्या की गणना करना, लेकिन मैं ले नहीं रहा हूं, वीडियो अपना बहुत लंबा हो चुका है, तो इसको एक काम करते हैं, फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में ही कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि या शुभ दोपहरी, जो भी हो रहा हो आपके वहां पर समय, आप अच्छे से पढ़ाई करें। और यार देखो, बैच में अपन बहुत धमाकेदार धांसू तरीके से पढ़ने वाले हैं। आपके छोटे भाई बहन, आपके दोस्त, रिश्तेदार, सबको आप बता सकते हो लर्न एंड शेयर के बारे में। यही तो हमें सबसे ज्यादा बड़ी हमारी कमाई है कि आप किसी और को बताते हो कि यार मेरे को तो पढ़ने में बहुत मजा आया है, आप भी पढ़ो, आपको भी बहुत मजा आएगा पढ़ने में, ताकि वो स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़े, उनको भी पढ़ करके अच्छा लगे, पढ़ाई से उनका भी प्रेम जाग जाए और वो डिप्रेशन में ना आए किताबों को देख करके। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ो और कोर्स में ज़रूर से जुड़े। उसमें आप होमवर्क की फाइल्स आपको जो मिलेंगी, जैसे ये टॉपिक्स जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इससे रिलेटेड जो होमवर्क्स मिलेंगे आपको, पिछले सालों में आए हुए जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं वो आपको मिलेंगे। और उसके अलावा एनसीईआरटी को इतना डिटेल में अपन पढ़ रहे हैं, डाउट ग्रुप्स का उसमें आपको पूरा का पूरा व्यवस्था मिलेगा, मैथमेटिक्स के लिए, बायोलॉजी के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए। और वो एक्सपर्ट टीचर्स आपके वहाँ पे डाउट ग्रुप्स में आप जब भी डाउट डालेंगे वहाँ पे सॉल्व कर देंगे। उसके अलावा हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो आपको ऐप में मिलने ही मिलने वाले हैं। और उसके अलावा शॉर्ट नोट्स भी मैंने तो अपने लिए सोच लिया है कि अपन केमिस्ट्री में शॉर्ट नोट्स भी बना करके पढ़ेंगे, इवन इसी में नहीं, इवन बाकी क्लासेस में भी, और 10th में भी, 9th में भी जो अपन साइंस पढ़ेंगे तो उसमें शॉर्ट नोट्स की हेल्प से अपन पढ़ने वाले हैं। और उसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या थी, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आप लोगों को ये जो कोर्स है हमारे पास में, इसमें ना स्पेशल वीडियोस भी मिलेंगे, और साथ ही साथ में एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं मैं तो आपको वहीं पे कराऊंगा। इवन अगर अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी हैं तो मैं आपको वहीं पे कराऊंगा, सबके सामने नहीं कराएंगे, सबके सामने अपन टॉपिक पढ़ेंगे, बस इतनी सी बात है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।